आप में से बहुत सारे लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी, कई बार देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी और इसी फिल्म की वजह से नवाज से दोस्ती भी हुई। इस फिल्म में एक क्लाइमेक्स है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में जिसमें नवाज जो है, जिसका किरदार जो था वो फैजल का था, और उसमें रामाधीर सिंह को लगातार गोलियां मारता रहता है, बहुत सारी गोलियां। हिंदी फिल्मों में ऐसा कम दिखाया गया। इस फिल्म के आने जाने के बाद एक शख्स ने दावा किया कि उसके कत्ल को इस फिल्म वालों ने चुरा लिया। अब पहली बार ये अजीब लाइन लगता है कि कोई कत्ल को कैसे चुरा सकता है, लेकिन उसने कहा कि ये जिस तरीके से इस फिल्म में जितनी गोलियां मारी गई हैं वो उसने असली ज़िंदगी में मारी है और इस चीज़ को फिल्म वालों ने चुराया है। अब ये शख्स कौन था, उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों गैंग्स ऑफ वासेपुर की टीम पर इल्ज़ाम लगाया, ये कहानी के आगे। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 में बिहार में एक वैशाली जगह है, काफ़ी मशहूर है। वैशाली में एक बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ये बैंक था। उस गाड़ी से एक शख्स उतरता है और उसके पास बाकायदा गैस कटर, इलेक्ट्रिक कटर, 17 ब्लेड्स, सिलेंडर, लोहा काटने की मशीन, ये सारी चीज़ें थी। वो पहली मंजिल पे जाता है, पहला दरवाज़ा काटता है, दूसरा दरवाज़ा काटता है, अंदर पहुंचता है। अब जो सिर्फ बैंक का चेस्ट था जिसमें सारे सामान, जो पैसे और सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो तिजोरी, उसको काटना था और उसको वहाँ से निकल जाना था। लेकिन वो जब बैंक का ये तिजोरी काट रहा था, कुछ ऐसा सिस्टम था जिससे अलार्म बजा और पुलिस तक ये बात पहुँच गई। पुलिस के आने से बेखबर वो बैंक के अंदर था, तब तक पुलिस मौके पर पहुँच गई। उसके बाद उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। उम्र करीब 36 साल के आसपास थी उस लड़के की। उसने नीली पैंट, नीली शर्ट और नीले जूते, सभी ब्लू कलर के पहने हुए थे। उसकी गाड़ी से सारा सामान मिलता है, जो सामान वो बैंक के अंदर लेकर गया था काटने के लिए, सारी चीज़ें, कटर वटर, वो भी। तो रंगे हाथ पकड़ा गया, वैशाली पुलिस ले गई और वैशाली पुलिस इस बात पर खुश हो रही थी कि चलो एक बैंक डकैती होने से बचा लिया। अब उससे वो पूछताछ शुरू करती है, सिर्फ इसलिए कि और भी ऐसी कुछ लूटपाट या ऐसी बैंक डकैती हुई जिसमें ये शामिल हो तो उसका भी केस सुलझाया जा सके। पूछताछ करती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो उकता जाता है। उकताने के बाद वो एक ऐसी लाइन बोलता है कि जितने पुलिस वाले थे वहां वो सारे चौंक उठते हैं। जब ज़्यादा इंट्रोगेशन हो रहा था तो वो उकता कर पुलिस वालों से कहता है, और सीनियर, चूंकि एक बैंक में डकैती का मामला था तो वहाँ के एसपी वेसपी सारे पहुँच चुके थे, वो सब पूछताछ कर रहे थे और ये फराटे में हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा था। इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी। तो जब ज़्यादा उसके पर दबाव डाला गया पूछताछ के दौरान, तो अचानक वो एसपी से कहता है कि क्या साहब, अपना और मेरा टाइम क्यों पूछताछ में बर्बाद कर रहे हो? मेरे बारे में जानना है तो गूगल करो, अमित या अविनाश किलर टाइप करो, तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। पहले पुलिस वाले हंसे कि ये क्या बचपना है या क्या मजाक है। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे बारे में पूछताछ करने और अपना टाइम वेस्ट करने की, अपना और मेरा भी, एक काम करो, बड़ा आसान काम है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये तुम्हें फ़ौरन पता चल जाएगा। आप गूगल करो, उस पर टाइप करो अमित या अविनाश सीरियल किलर, मेरे बारे में सारी जानकारी होगी। इत्तेफाक से वहीं जब इसने दूसरी बार कहा तब पुलिस ने इसको सीरियसली लिया इस बात को और एक ने गूगल कर दिया। जब गूगल किया तो उसमें अमित सीरियल किलर के नाम पे बाकायदा एक पेज आया और उसमें पूरी जानकारी थी। अब जब वो पुलिस वाले ने पढ़ा तो धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे लगा कि जिस एक नाकाम बैंक डकैती के लिए जिसको गिरफ्तार करके लाए थे, ये आदमी तो अपने बारे में कुछ छुपाता ही नहीं है। उसने बाकायदा गूगल पे अपने बारे में सारी चीज़ें डाल रखी है और उसके हिसाब से उस गूगल में जो उसने डाला था, उसने लिखा था कि उसने 20 कत्ल किए और अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, अभी और भी कत्ल करने हैं। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के सामने आई, फिर उससे पूछा कि तुम अपना जो ये करते हो क्राइम और फिर गूगल में भी डाल रहे हो, तुम्हें डर नहीं है? तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई डर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चीज़ें सारी जो है वो लोगों तक पहुँचे। फिर उसने पूछताछ के दौरान कहा कि मैंने 20 कत्ल किए और तब उसने कहा कि एक फिल्म आपने देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर? उसने कहा मैंने अभी फिल्म देखी, वो उस फिल्म को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए कि उस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जो था वो असल में मेरा था, जिसको इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने चुरा लिया। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि उस फिल्म में जिस तरीके से रामाधीर सिंह को मारा जाता है, मैंने ठीक वैसे ही कत्ल किया है और वो मेरा पहला कत्ल था। अब ये सुनने के बाद
जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े होंगे, उन्हें लगा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद उसकी कहानी सुनना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो अपनी सारी कहानी बताता जाता है। जो शख्स गूगल में ही अपना सब कुछ डाल रहा है, फिर उसको पुलिस वालों के सामने छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जो वो कहानी सुनाना शुरू करता है, उस कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। पटना का रहने वाला, बिहार के, पिता इसके पॉलिटिशियन, अच्छे अमीर फैमिली से, और पिता का नाम ललन श्रीवास्तव। ये जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उस पार्टी से जुड़े थे और आरजेडी के रसूखदार नेता भी थे। तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई अमित की अच्छी हुई। उसने अपना नाम बताया अमित या अखिलेश श्रीवास्तव। उसने 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, हमेशा अच्छे नंबर लेकर आया। 12th के बाद उसके पिता ने उसको दिल्ली भेजा। दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ और उसने MCA की डिग्री ली, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि पढ़ाई में बहुत होनहार था। MCA करने के बाद उसने इस देश की सबसे बड़ी जो IT कंपनी में से एक, इन्फोसिस, उसको ज्वाइन किया। वहाँ इसने करीब 1-1.5 साल नौकरी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक लड़का जो फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला, एक लड़का जो थ्रू आउट स्कूल में टॉप, जिसने जामिया यूनिवर्सिटी से MCA जैसी डिग्री ली, इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम किया, उसके भी सारे अरमान, सारी चीज़ें थी, ज़िंदगी सही चल रही थी, माँ बाप भी खुश थे। तभी अचानक एक हादसा होता है। बिहार में उसके पिता लल्लन सिंह को कुछ लोग मार डालते हैं। पुरानी रंजिश थी और उसमें जान चली जाती है। ये बात अमित को पता चलती है। अमित वापस जाता है। बाप के कत्ल का सदमा उसके दिल में घर कर जाता है और तभी से फिर वो बेचैन हो जाता है और वो कहता है कि मैं बदला लूँगा। घर वाले उसे समझाते बुझाते हैं, वापस भेजते हैं कि तुम जाओ, अच्छे खासे तुम पढ़ाई लिखाई किया, तुमने अच्छी नौकरी है, तुम्हारी इतनी अच्छी कंपनी है, तो इस माहौल से तुम दूर रहो। उसे दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद भी उसका मन नहीं लगता। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ घर कर गई थी। फिर वो वापस जाता है। वापस जाने के बाद वो वहाँ के उस इलाके के और जिन लोगों ने कत्ल में शामिल थे उसको कुछ नाम पता चलता है। नाम पता चलने के बाद वो लोकल क्रिमिनल से कुछ दोस्ती करता है और धीरे धीरे उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। और जानकारी इकट्ठी करने के बाद उसका मकसद ये था कि उसके बाप को जिन जिन लोगों ने मारा है उन सब से बदला लेना है। 1 साल का वक्त उसकी इस पूरी रिसर्च में, पूरी पता करने में, बाकी चीज़ें तैयार करने में गुजर जाता है। 1 साल के बाद उसके बाप के कातिल के तौर पर जो पहला शख्स था, उसका नाम था मोइन खान, एक छटा हुआ बदमाश। पता चला मोइन खान ने गोली मारी थी बाकी अपने साथियों के साथ मिलकर, और कुल 6 लोग थे जिन्होंने हमला किया था। 6 के 6 नाम उसके पास थे। नाम आने के बाद सबसे पहला उसने, चूंकि सबसे आगे इस कत्लेआम में, कत्ल करने में मोइन खान था। मौका मिलते ही वो मोइन खान के पास जाता है। मोइन खान को एक जगह ले जाता है और मोइन खान इन सारी चीज़ों से अनजान। और उसके बाद उसने देसी कट्टा पहले से लिया हुआ था। बैग में उसने बाकायदा गोलियां भर रखी थी। मोइन खान को एक सुनसान जगह पे ले जाने के बाद वो उसी देसी कट्टे से मोइन खान को गोली मारता है। पहली गोली में ही काम हो गया था, लेकिन उसका गुस्सा और वो 1 साल का सारा चीज़ जो था वो इस कदर था कि वो एक तरह से साइको हो गया था। मोइन खान जब मर रहा था तब तक वो दूसरी गोली मारता है। अब मोइन खान पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन अगले 3 घंटे तक वो मोइन खान की लाश के पास बैठा रहता है और उन 3 घंटों में हर दूसरे, तीसरे, चौथे मिनट में उस देसी कट्टा में फिर एक गोली भरता, फिर मारता, फिर एक गोली भरता, फिर मारता। 3 घंटे में 180 सेकंड होते हैं, नहीं 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। अब 180 मिनट में अगर आप मान के चलें कि हर 3 मिनट में उसने एक गोली मारी, तो करीब 90 गोलियां होंगी। 3 घंटे तक लाश के पास बैठा हुआ, हर थोड़ी देर में वो गोली मारता, फिर भरता, फिर गोली मारता, और उसके बाद जब सारी गोलियां उसकी खत्म हो गई तब वो लाश के पास से उठता और वहां से चला जाता है। बाद में जब पुलिस को मोइन खान की लाश मिलती है तो बिहार पुलिस भी दंग रह जाती है, इसलिए कि उसने ऐसी लाश नहीं देखी थी जिसके पूरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया हो। किसने किया, क्या किया, कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इसके बाद मोइन खान के दूसरे साथी को वो पकड़ता है, उसे भी गोली मारता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस दौरान में जो इन लोगों का, चूंकि पुलिस ने इनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया था और फिर वो जमानत पे बाहर आ गए, जो वकील केस लड़ रहा था इन गुनहगारों की तरफ से, वो उसके वकील को भी गोली मार देता है। टोटल 5 जो इसके बाप के कत्ल में शामिल थे, उन 5 लोगों को ये मार चुका था।
इस दौरान में 2 ऐसे थे जो जेल में थे और जिनकी बेल नहीं हुई, तो वो बचे रहे और वो उनके बेल और जमानत का इंतजार कर रहा था कि वो बाहर आए तो मारे। वो बाहर आ नहीं रहे थे। इस दौरान में अब चूंकि कत्ल करने की उसको आदत हो गई, एक तरह से एकदम वो साइको किलर हो चुका था। घर वालों को भी लग गया कि अभी रास्ते से भटक चुका है। फिर उसने वापस नौकरी और ये सारी चीज़ें छोड़ दी और जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। इसके बाद अब उसे पैसे और बाकी चाहिए थी चीज़ें। पटना में 2 ज्वेलरी शॉप में उसने लूटपाट की। उसके बाद फिर उसने एक एक करके कत्ल करना शुरू किया। एक लूटपाट के बाद वो पकड़ा भी गया, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। फिर धीरे धीरे करके वो अपने बाकी जिनसे लूटपाट करता या कोई विरोध करता तो लूटपाट के दौरान वो उसे गोली मार देता। और इस तरीके से उसने कुल करीब 20 कत्ल की बात खुद पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट किया। और उसने कहा कि अभी लिस्ट मेरी अधूरी है, जो असली अभी दुश्मन है उनमें से कुछ बचे हुए हैं। उधर जो उसके बाप के कत्ल के जुर्म में जेल में थे, जब उन्हें पूरी कहानी पता चली इसकी गिरफ्तारी के बाद, तो उनकी हवा खराब हो गई। उन्होंने बेल मांगना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो जेल में ही ठीक है। और इस तरीके से वो एक एक कर 20 कत्ल करता गया। कभी पुलिस ने पकड़ा नहीं। 2013 में एक बार उसकी गिरफ्तारी हुई लूटपाट के मामले में, लेकिन वो फिर जमानत पे बाहर आ गया। बट किसी को उसकी सच्चाई पता नहीं चली। जुलाई 2016 में जब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हुई, जो नाकाम डकैती थी, जब पुलिस ने पकड़ा था, तब भी वो ये मान के चल रहे थे कि एक लुटेरे को पकड़ा है। लेकिन जिस तरीके से उसने खुद अपना खुलासा किया और उसके बाद पुलिस ने उन सारी चीज़ों को फिर वेरीफाई किया, तो पता चला कि ये आम इंसान नहीं है बल्कि एक साइको किलर है। और उसने उस वक्त भी पुलिस से कहा कि 20 कत्ल कर चुका हूँ, लिस्ट अभी अधूरी है, मैं जैसे ही छूटूंगा मैं फिर मारूंगा। तो वह खतरनाक किलर था। पुलिस ने फिर उसको, जाहिर सी बात है कि कोर्ट में पेश किया, मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ थी जो पुलिस के लिए अब भी एक पहेली बनी हुई थी कि एक लुटेरा एक बैंक में लूट करने के लिए जाता है और उसके कपड़े बड़े अजीब हैं। वो नीली जीन्स डेनिम के, नीली शर्ट, नीले जूते, नीले सॉक्स, सब कुछ ब्लू कलर का पहने हुआ। तो जब पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तब उसने बताया कि उसकी अपनी कुछ मान्यता है। जब मोइन खान का जो पहला कत्ल उसने किया था अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए, तो बोला उस दिन मैं नीले रंग का कपड़ा मैंने पहना था स्पेशली, और मेरी मान्यता थी कि नीले रंग के कपड़ा पहनने के बाद मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। और नीले रंग का कपड़ा पहनकर उसने पहला कत्ल किया। उसके बाद जब वो पकड़ा नहीं गया तो उसका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद उसने जो अगले 19 कत्ल और किए वो सारे नीले रंग के उसी कपड़ों में किए। उसने जितनी भी लूट की वो सारे नीले रंग के कपड़ों में की। तो उसका यकीन बढ़ता गया कि नीला रंग एक तरह से उसका ढाल है, उसका कवच है, और जब तक वो है तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और यही वजह है कि वो नीले रंग का ही कपड़ा पहनकर हर वारदात को अंजाम देता। लेकिन जुलाई 2016 में जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उसने डाका डाला और डाका डालने के दौरान पकड़ा गया, तब भी इत्तेफाक से वो उसी नीले रंग के कपड़े में था, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। तो एक तरह से उसका भरम भी टूटा। फिलहाल मुकदमा चल रहा है। अभी चूंकि ये 20 की शुरुआत है, लगभग 3-3.5 साल हुए हैं उसकी गिरफ्तारी को। और पुलिस जो बाकी के 19 जो कत्ल बताए उसने, उन सब की कड़ियाँ जोड़ी तो उसमें बहुत सारे कत्ल के मामले मिल गए, कुछ के सबूत और बाकी चीज़ें नहीं मिली। लेकिन खुद पुलिस भी हैरान रही जब उसका सच सामने आया कि एक इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का, एक इतना अच्छा टॉपर, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से MCA की डिग्री लेने वाला, एक इन्फोसिस जैसी कंपनी में IT प्रोफेशनल, और वो कैसे सीरियल किलर बन सकता है। तो इस देश में, इस दुनिया में जुर्म के रास्ते पे जाने के लिए, जुर्म करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रहन सहन, आप किस परिवार से हैं, आपका माहौल क्या है, इन सब चीज़ों का फिर मतलब बेमानी सा हो जाता है। ये होता है कि जिसको करना है वो जुर्म कर देता है। हालांकि यहाँ पे एक ग्राउंड उसका ये था कि उसके फादर का कत्ल हुआ, बदला लेना था। लेकिन अगर किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें हों और हर आदमी बदला लेने के लिए इसी तरह कानून हाथ में लेने लगे तो फिर जंगल राज ही होगा हर तरफ। तो वो अगर उसके पास सारी चीज़ें थी, जानकारी थी, तो वो कानून से भी मदद ले सकता था, पुलिस से भी मदद ले सकता था, और उसके पिता के गुनहगारों को जो है वो कानूनन सज़ा मिल सकती थी, जो अधिकार कानून को ही सज़ा देने का। लेकिन उसने सज़ा देने का फैसला खुद किया, उसने ये रास्ता खुद चुना, और करीब 13-14 साल तक वो पुलिस और कानून को भी गुमराह करता रहा। और कमाल ये है कि जब 16 साल के बाद या 13-14 साल के बाद 2016 में जब वो पकड़ाया, तब भी पुलिस का कोई करिश्मा नहीं था कि उन्होंने इतने सारे कत्ल के केस को खोले। वो तो सिंपल से एक लूट, एक बैंक लूट की नाकाम कोशिश का केस सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ये उसके अंदर था कि जब उसने कहा कि क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, गूगल सर्च करो, अमित या श्रीवास्तव सीरियल किलर या साइको किलर टाइप करो, तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और सच में जानकारी मिली और इस तरीके से एक केस खुला। तो ऐसे भी सिरफिरे, ऐसे भी साइको लोग इस दुनिया में हैं। ये थी कहानी एक IT प्रोफेशनल सीरियल किलर की। शायद मुझे नहीं लगता इसकी कोई दूसरी और मिसाल है।
कि कितना पढ़ा लिखा है इस तरीके का शख्स और वो सीरियल किलर हो। जब वो पकड़ा गया था 2016 में, तब उसकी उम्र 36 साल थी, अभी करीब 40 का ही होगा, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं उसकी। लेकिन एक बदले की भावना ने उसको गलत रास्ते पर डाल दिया।